मुझे याद है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज़ जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज़ में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज़ के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या फंक्शन होता है हाइड्रोलिक टरबाइन का? हम्म वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन कन्वर्ट्स द हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब क्या होती है वो हाइड्रोलिक एनर्जी? कन्वर्ट्स द मैकेनिकल वर्क। हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है? ठीक है, प्रेशर एनर्जी। मोमेंटम इज नॉट एनर्जी बाबू। जब तक अभी तक हाइड्रोलिक मशीन हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे थे, तो जब फ्लूइड की एनर्जी निकालते थे तो क्या निकालते थे? हाँ, हाइड्रोलिक एनर्जी इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। इसको कन्वर्ट करता है ये मैकेनिकल वर्क में। जो कॉमन टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन है, चलिए, तो जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस है, टरबाइंस हैं, उनमें जो कॉमनली यूज होती है, फर्स्ट पेल्टॉन, सेकंड फ्रांसिस, सॉरी, थर्ड कापलान, थर्ड कापलान। चलिए, अब सबसे पहले हम एफिशिएंसीज को समझते हैं। एफिशिएंसीज हमको फाइंड आउट करनी है। अभी हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो पेल्टॉन के लिए है।
देखिए कोई भी जो टरबाइन है उसमें सबसे पहले क्या होगा, एक रिजर्वायर होगा। उस रिजर्वायर से आप एक पाइप के थ्रू वाटर टरबाइन को सप्लाई करोगे। टरबाइन जो है वो आपका स्टार्ट होता है नोजल से और एंड होता है शाफ्ट पे। स्टार्ट होता है नोजल से, एंड होता है शाफ्ट पे। तो ये जो हिस्सा है वो है टरबाइन, राइट। अब P stands for pipe, M is moving blade, T is transmission. अब यहां पे N लिखा है, N is nozzle for Pelton turbine. Instead of nozzle, reaction turbines such as Francis and Kaplan has fixed blade. ठीक है। At the output of nozzle, at the outlet of nozzle, pressure head is zero. जीरो मतलब, हाँ, जीरो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। नोजल के आउटलेट पे जो मेरे को प्रेशर मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो अगर हम पेल्टॉन व्हील की बात करें तो पानी पाइप से नोजल में गया, एनर्जी किसके पास में है? हाँ, पानी के पास में है। वो एनर्जी कहाँ गई? नोजल में गई। नोजल अब क्या करेगा? उस पूरी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि नोजल के बाहर आपको जो एनर्जी मिलेगी वो सिर्फ एक फॉर्म में होगी और वो होगी काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट है। यही थोड़ा सा अंतर है इंपल्स टरबाइन में और रिएक्शन टरबाइन में। नोजल क्या किया? पूरा का पूरा एनर्जी को, जितना भी प्रेशर एनर्जी था उसको पूरा कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया काइनेटिक एनर्जी में। फिक्स्ड ब्लेड क्या करता है? इन फिक्स्ड ब्लेड प्रेशर एनर्जी is partially converted in kinetic energy at the output of fixed blade pressure energy
और प्रेशर हेड इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो। तो क्या मतलब हुआ, क्या डिफरेंस हुआ? देखो, नोजल लगाते हैं हम इंपल्स टरबाइन में, नोजल लगाते हैं हम इंपल्स टरबाइन में, राइट। और नोजल क्या करता है? पूरी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर इंपल्स टरबाइन होगा तो हमने मूविंग ब्लेड को जो एनर्जी दी वो किस फॉर्म में दी? हाँ, इंपल्स टरबाइन में यानी कि पेल्टन टरबाइन में मूविंग ब्लेड को हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं वो पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे रहे हैं, करेक्ट है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में, रिएक्शन टरबाइन में नोजल की जगह फिक्स ब्लेड लगा हुआ है। हाँ, वेरी गुड, दैट इज द डिफरेंस। वहां पे काइनेटिक और प्रेशर दोनों एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। देखो, एफिशिएंसी को याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। डायग्राम ध्यान में रखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी हम बात कर रहे हैं पेल्टन व्हील की। पेल्टन व्हील में हमने नोजल लगाया है। अगर फ्रांसिस या कापलान होगा तो नोजल की जगह पे फिक्स ब्लेड आ जाएगा। अंतर यह होगा कि अगर नोजल लगाया है तो प्रेशर एनर्जी कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिक्स ब्लेड लगाया है तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों आप सप्लाई करोगे मूविंग ब्लेड को। चलो, तो सबसे पहले आपके पास एक रिजर्वायर था और रिजर्वायर में जो एनर्जी थी वो एच थी, करेक्ट है। अब रिजर्वायर से एक पाइप लगाया आपने। हम बात कर रहे हैं अभी हम टोटल एनर्जी की, है ना। टोटल एनर्जी एच मतलब क्या है? ये सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर एनर्जी। हमको मालूम है कि जैसे जैसे फ्लो होगा ये एच डिक्रीज होगा। तो रिजर्वायर में आपके पास जो हेड था वो एच था। अब जब आप रिजर्वायर से पाइप के थ्रू टरबाइन पे पहुंचे तो हेड क्या होगा? हाँ, यानी कि जब आप नोजल पे पहुंचे, पाइप को आपने एच हेड दिया, नोजल को आप एच दे पाओगे क्या? नहीं, नोजल को आप दोगे H1, राइट। H को हम कहते हैं ग्रॉस अवेलेबल हेड। H1 को हम कहते हैं नेट अवेलेबल हेड। नेट अवेलेबल हेड। चलो, क्या होता है H और H1 अपन बाद में इसको डिस्कस करेंगे। H अवेलेबल हेड है और H1 नेट अवेलेबल हेड है। अब वाटर पाइप से निकल के नोजल में गया, तो जब आप नोजल से बाहर जाएंगे तो एनर्जी H1 रहेगी क्या? यहां भी कुछ नुकसान होगा, एनर्जी हो गई H2, करेक्ट है। चलो, अब मूविंग ब्लेड में गए तो फिर यहां पे भी एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी मेरे को मिली H3। क्लियर? देखो बच्चों, क्या किया हमने? पानी को नोजल में भेजा, फिर पानी को
हमने मूविंग ब्लेड में भेज दिया। मूविंग ब्लेड को घुमाने के बाद अब पानी ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू या कैसे भी बाहर चला गया, पानी का रोल खत्म हो गया। करेक्ट है। तो फिर अब आगे क्या हो रहा है? अब उसके बाद आपने क्या किया है, आपने टरबाइन को घुमाया है, लेकिन टरबाइन के घूमने से काम नहीं होगा। उस टरबाइन के रोटेशन को और उसके पावर को मेरे को शाफ्ट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, और जब मैं मैकेनिज्म लगाऊंगा तो वहां पे कुछ मैकेनिकल लॉसेस होंगे। तो आखिरी में मेरे को मिल गया H4। ये H जो है उसका हाइड्रोलिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम सारे टर्म एच एच लिखे हैं, इसलिए हम इसको भी यहाँ पे H लिख दे रहे हैं। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। अब आप खुद से डिसाइड करेंगे। क्या एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताओ पहले, क्या होता है? आउटपुट इनपुट। तो यहां पे टरबाइन एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला बनेगा? ओवरऑल टरबाइन एफिशिएंसी। टरबाइन यहां पे एंड हो रहा है शाफ्ट पे जाके, पानी यहां पे निकल गया, लेकिन टरबाइन कहां पे एंड हो रहा है? टरबाइन शाफ्ट पे जाके एंड हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द ओवरऑल टरबाइन एफिशिएंसी, हाँ, H4 बाई टरबाइन starts either from the nozzle और फ्रॉम द फिक्स प्लेट। करेक्ट है। इसके पहले का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान, यानी कि H से H1 तक का जो नुकसान हुआ है वो टरबाइन ने नहीं किया, वो नुकसान किसने किया? पाइप ने। तो यहां पे हम बोलते हैं पाइपिंग एफिशिएंसी, दैट इज H1 बाई H। क्लियर है? नाउ व्हाट इज नोजल एफिशिएंसी? नोजल एफिशिएंसी इज H2 बाई H1। करेक्ट। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ मूविंग ब्लेड? H3 बाई, मूविंग ब्लेड को क्या लिखते हैं? नोजल एफिशिएंसी हो गई मूविंग, इसको मूविंग ब्लेड को हम ब्लेड एफिशिएंसी बोलते हैं। ब्लेड एफिशिएंसी इज गिवन एज क्या? H3 बाई H2। नोजल एफिशिएंसी, ब्लेड एफिशिएंसी। H4 बाई H3 को हम क्या कहेंगे? शाफ्ट एफिशिएंसी। वेरी गुड, वेरी गुड। So we have the mechanical efficiency, that is H4 by H3। राइट बच्चों, फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस डायग्राम समझ में आएगा, सारी चीजें अपन निकाल सकते हैं। अब मेरे को बताओ व्हाट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। पानी ने कितना परफॉर्म किया? H3 बाई, नहीं, हम टरबाइन की ही बात कर रहे हैं। H3 बाई, वेरी, बात समझ में आई? H3 बाई H1 क्यों हुआ? क्योंकि पानी का काम तो 3 पे, पानी अपने साथ में H1 एनर्जी लेके आया था और 3 पे उसने मैकेनिकल वर्क देके वो निकल गया। तो मेरे पास में आया हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, दैट इज H3 बाई H1। क्लियर? चलिए,
हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमने क्या निकाला था, H3/H1। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, H2/H1 इंटू H2/H1 H3/H2, हाँ ठीक है, H3/H2, H2/H1 क्या डिफाइन किया है हमने, H2/H1 क्या डिफाइन किया है हमने, और H3/H2, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ नोजल एफिशिएंसी एंड ब्लेड एफिशिएंसी। करेक्ट है। ओवरऑल एफिशिएंसी को हमने क्या डिफाइन किया था, H4 H1। इसको भी अगर मैं एक्सपांड करूं तो मैं लिख सकता हूं इसको H2/H1 इंटू H3/H2 इंटू H4/H3। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया ये, H2/H1 इज नोजल ब्लेड मल्टीप्लाइड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी, या इसको मैं लिख सकता हूं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी। चलो अब अपन एनर्जी को निकालते हैं किलो वॉट के टर्म में। तो एनर्जी एट पॉइंट 1, या इसको H की जगह मेरे को E से रिप्रेजेंट करना, चलो कोई बात नहीं। एनर्जी एट पॉइंट 1 कितना होगा, E1, यानी कि एट द इनलेट ऑफ नोजल, एट द इनलेट ऑफ नोजल द एनर्जी विल बी रो क्यू जी H1। अरे यार अब थोड़ा सा अपन करेक्ट कर लोगे क्या इसको, जहां जहां H लिखा है इसको कंफ्यूजन ना हो तो इसको E कर लो, क्योंकि एक्चुअली मेरे को ये रेशो जो है वो E का ही निकालना है ना, या समझ जाओगे। E एक्चुअली ये मैं थोड़ा गलत कर दिया, इंस्टीड ऑफ कैपिटल H कंसीडर इज कैपिटल E, जहां पे भी कैपिटल H लिखा हुआ है उसकी जगह पे आपको कैपिटल E कंसीडर करना है, राइट। चलो अब देख लो जरा इधर कि एनर्जी एट पॉइंट 1 कितना आया, रो क्यू जी H1। अब नोजल के बाहर तुमको क्या एनर्जी मिलेगा, हाँ अब नोजल के बाहर तुमको जो एनर्जी मिलेगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या होगा 1/2 mv1 स्क्वायर, या Vn स्क्वायर कर लो इसको, जो भी है नोजल के बाहर जो आपको वेलोसिटी मिली, या इसको V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा बेटर है V1 स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 m, m क्या होगा मास फ्लो रेट, यानी कि क्या हो गया रो इंटू क्यू V1 स्क्वायर। ठीक है,
E3 होता है रो क्यू U1 VW1 प्लस माइनस U2 VW2। ये क्या होता है इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ये ब्लेड में कितना वर्क हुआ ये उसके इक्विवेलेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द ब्लेड वर्क। व्हाट इज E4? एनर्जी एट पॉइंट 4। मैकेनिकल एनर्जी, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक पावर। करेक्ट है। फाइनली जो मेरे को मिला वो क्या मिला? ब्रेक पावर। करेक्ट है। चलो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी? नहीं, हाँ, तो ई क्या है वो बताओ वैल्यू। अब E4/E1, तो क्या लिखेंगे इसको हम? ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय रो क्यू जी H1। इज दैट क्लियर? बाकी आप निकाल लेना। नोजल एफिशिएंसी को क्या लिखूंगा मैं? E2 डिवाइडेड बाय E1। तो E2 क्या है? रो क्यू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? रो क्यू जी H1। तो नोजल एफिशिएंसी क्या मिल गया मेरे को? V1 स्क्वायर बाई 2GH1। राइट। सिमिलरली आई कैन निकाल सकता हूं मैं ब्लेड एफिशिएंसी। क्या आएगी ब्लेड एफिशिएंसी? ब्लेड एफिशिएंसी इज फॉर्मूला बताओ क्या आ रहा है? ना, एक मिनट। Q1, बोलो क्या है? U1 VW1 प्लस माइनस U2 V1 स्क्वायर बाई 2, नहीं 2 ऊपर आएगा। ठीक है बच्चों, जहां पे मैंने H लिखा था उसकी जगह E रख लेना। फॉर्मूला जो होता है वो E1/E2 होता है। करेक्ट है। E1, E2, E3, E4 की क्या वैल्यू है वो मेरे को मालूम चल गई है। तो कोई भी एफिशिएंसी को मैं आसानी से निकाल सकता हूं। फॉर्मूला याद करोगे, कभी फॉर्मूला याद रहने वाला नहीं है। फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। कहां से निकालोगे? ये डायग्राम से। अगर ये डायग्राम क्लियर है तो फटाक से आप फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। दिस इज द पेल्टॉन व्हील। देखो यहां पे ये एक व्हील है, इस व्हील के ऊपर लगे हुए हैं बकेट्स। ये जो है इसको हम कहते हैं बकेट। दिस इज नोन एज बकेट। राइट। तो नोजल यहां से निकला, नोजल से जेट निकला, वो बकेट को
कंटिन्यूसली स्ट्राइक करेगा और बकेट जो है वो रोटेट करेगा। तो बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है ये, है ना। चलिए अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट, व्हील फर्स्ट, इट इज कौन सा टरबाइन, रिएक्शन की इंपल्स, इट इज एन इंपल्स टरबाइन। जितने पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूं ये याद रखने हैं ना। ये एक्सियल फ्लो है, रेडियल फ्लो है या टेंजेंशियल फ्लो है? कैसे पता चला टेंजेंशियल फ्लो है? जेट जो है वो जाके बकेट के टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है, करेक्ट है, तो इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल फ्लो, फ्लो टरबाइन। यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन तो इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट पेल्टन व्हील। इंपल्स टरबाइन लिखा है तो हाइड्रोलिक इंपल्स टरबाइन लिखा है, हाइड्रोलिक इंपल्स टरबाइन लिखा है तो रिएक्शन टरबाइन लिखा है तो फिर फ्रांसिस या कापलान में से कोई एक होगा। इंपल्स हाइड्रोलिक टरबाइन जो है तो फिर वो पेल्टन व्हील की बात कर रहा है। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड for high head and low discharge, high head and low discharge। इसको हम यूज करते हैं हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए, करेक्ट है। तो पेल्टन व्हील का जो स्पेसिफिक स्पीड होगा वो कम होगा या ज्यादा? डिस्चार्ज क्यों, डिस्चार्ज कम है तो स्पीड कम होगा? क्या Q इज इक्वल टू ए? भैया वो तो वाटर की जेट की स्पीड की बात हुई ना, हम तो टरबाइन की स्पीड की बात कर रहे हैं। टरबाइन की स्पीड नहीं, टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड की बात कर रहे हैं हम। करेक्ट है, हाँ। इन्वर्सली नहीं होता है, s टू द पावर 5/4 होता है ऑब्वियसली। हाई हेड के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या था, n अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय s टू द पावर 5/4। तो हेड ज्यादा है तो स्पेसिफिक स्पीड कम होगी, राइट डाउन। याद रखना ना ये सारे पॉइंट्स। स्पेसिफिक स्पीड varies from 8 to 30, from 8 to 30, blade angle in Pelton wheel is 160 degree to 170 degree. वेलोसिटी ऑफ जेट, क्या मिलेगा मेरे को? वेलोसिटी ऑफ जेट, अगर मेरे को नेट अवेलेबल हेड दिया हुआ है वो h1 है तो
बताओ वेलोसिटी ऑफ जेट क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ जेट तो एंट्रेंस के पहले मिलेगा कि बाद में मिलेगा? हाँ, वो तो नोजल पे मिला, इनलेट पे मिला नोजल के। H1 हेड आपने दिया था पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, वेलोसिटी ऑफ जेट v1 इक्वल्स टू रूट ओवर 2g h1 to cv. cv is the coefficient of velocity. Of velocity. What will be the discharge? क्या होगा डिस्चार्ज? एरिया ऑफ नोजल, एरिया ऑफ जेट। हाँ, चलो जेट डायमीटर डी है, बताओ क्या होगा डिस्चार्ज? वेरी गुड। डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, क्या बोले, डी स्क्वायर इंटू वी वन वेलोसिटी आफ्टर नोजल है, करेक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय n. व्हाट इज n? हाँ, d डाया ऑफ जेट, n number of jets. राइट, अब क्या निकालना है मेरे को? नोट कर लिया? वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। वेलोसिटी ऑफ ब्लेड भी दो होता है, एक इनलेट पे और एक आउटलेट पे। तो u1 होता है और u2 होता है। पेल्टन टरबाइन के केस में u1 एंड u2 आर सेम। कितना होगा? ब्लेड वेलोसिटी, blade velocity is pi d n by 60. What is d? What is d of wheel? हाँ ठीक है, डाया ऑफ wheel. Then we have blade friction coefficient, blade friction coefficient k, that is VR2 divided by VR1. What is VR? VR is relative, किसकी relative velocity?
हाँ, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ब्लेड. सो वी आर का मतलब होता है V1 माइनस यू. टोपी ध्यान में रखना है. V1 100 है और U 30 है, तो VR कितना होगा? गलत, ये बोला टोपी ध्यान रखना है. टोपी ध्यान रखना है. ये क्या है? ये वेक्टर है. तो डिपेंड करेगा कि V1 किस डायरेक्शन में है, U किस डायरेक्शन में है. करेक्ट है. तब उसके बाद फिर वेक्टर सम हम उसका निकालेंगे कि वो 70 आता है या नहीं आता. अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो 70 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो 130 हो जाएगा, और किसी एंगल पे होगा तो इसके बीच में होगा. राइट. तो टोपी ध्यान रखिए, सीधे माइनस नहीं कर सकते, है ना, सीधे मैग्नीट्यूड का माइनस नहीं कर सकते. अच्छा, हाँ, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये किसी भी इंपल्स टरबाइन के लिए, ये जो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, कोई भी टरबाइन, for any blade which is open to the atmosphere, VR1 equals to VR2 if there is no friction. If there is no friction. देखो, रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है? रिएक्शन टरबाइन में आप ब्लेड को क्या सप्लाई करते हो, कौन सी एनर्जी देते हो? हाँ, काइनेटिक और प्रेशर दोनों देते हो. तो जब आप रिएक्शन टरबाइन की बात करते हो तो वहां पे प्रेशर का भी ड्रॉप करना है. तो जब भी आप रिएक्शन टरबाइन को यूज करोगे तो उसको आप एक क्लोज केस में रखोगे ताकि आपको प्रेशर ड्रॉप मिल सके. बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर इंपल्स टरबाइन है तो इसमें प्रेशर ड्रॉप कितना होगा? इंपल्स टरबाइन में ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप कितना होगा? इंपल्स टरबाइन में जितना भी प्रेशर ड्रॉप होना था वो नोजल में हो चुका है. अब मेरे पास खाली काइनेटिक एनर्जी है. तो ये जो इंपल्स टरबाइन होती है दैट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. करेक्ट है. तो यहां पे एक्चुअली VR1 और VR2 आइडियल कंडीशन में पेल्टन टरबाइन के लिए इक्वल होना चाहिए. फ्रांसिस और कापलान के लिए नहीं होगा. आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं. आइडियल कंडीशन में पेल्टन के लिए VR1 और VR2 इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो तब होगा जब ब्लेड में कोई फ्रिक्शन ना हो. अदरवाइज हमको मिलेगा K दैट इज इक्वल्स टू VR2 डिवाइडेड बाय VR1. चलिए अब 10th, पेल्टन व्हील is known as cavitation free turbine. Is known as cavitation free turbine. What is cavitation? कैविटेशन मैंने क्लास में को बताया था कि नहीं आपको? कैविटेशन मैंने क्लास, हाँ हाँ, क्यों होता है? हवा नहीं आती है मेरे भाई. प्रेशर जो है वो सैचुरेशन प्रेशर से कम हो जाता है तो कैविटेशन होता है. करेक्ट है. तो मैं क्यों बोला कि पेल्टन व्हील में चिंता मत करो, कैविटेशन कभी नहीं होगा. क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम प्रेशर आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? व्हील पे मिलेगा. और ये कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो पानी इवेपोरेट होगा नहीं. होगा कब? जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो. कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नहीं, सैचुरेशन प्रेशर से भी कम हो. लेकिन यहाँ जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है तो सैचुरेशन प्रेशर से कम होने का कोई संभावना
है ही नहीं, तो पेल्टन व्हील में कभी भी कैविटेशन संभव नहीं है। तो ये इसको हम बोलते हैं कैविटेशन फ्री टरबाइन। चलिए, और क्या पॉइंट्स बच गया बाबा? अच्छा, स्पेसिफिक स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? एनएस, ये है पॉइंट नंबर 11। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक स्पीड? व्हाट इज पी? कौन सा पावर है, कहाँ का पावर है ये? शाफ्ट पावर है। पी जो है वो ब्रेक पावर है, ये मेरे को पता है। ब्रेक पावर करेक्ट है, पर जेट है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है। अगर मान लो आपका प्लांट जो है वो 1000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आपका प्लांट जो है वो 1000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है और आपने 2 जेट लगाई है, तो पी को आप 1000 नहीं 500 पुट करोगे। करेक्ट है। पी इज द ब्रेक पावर पर जेट। तो अगर एक से ज्यादा जेट लगा, पावर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूइड इन पेल्टन व्हील। क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने? ब्लेड के बाहर में कितनी एनर्जी मिलती है? ब्लेड के बाहर देखो, रो क्यू U1 VW1 प्लस माइनस U2 VW2, राइट? क्लियर है? पेल्टन व्हील के केस में U1 और U2, फॉर पेल्टन व्हील U1 इक्वल्स टू U2, इसको मैं U लिख लेता हूं। करेक्ट है। व्हाट इज VW? VW को आप कहते हैं वर्ल वेलोसिटी। यह होती क्या है? कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी in the direction of blade velocity, in the direction of blade velocity। तो दोस्तों मेरे को पावर कैलकुलेट करनी थी। पावर का फॉर्मूला मेरे पास में आ गया फॉर पेल्टन व्हील, रो क्यू यू VW1 प्लस माइनस VW2। अगर VW1 और VW2 सेम डायरेक्शन में होंगे तो प्लस का साइन लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस का साइन लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मेरे को अब करना क्या है? मेरे को VW1 और VW2 को फाइंड आउट करना है। मेरे को दिया क्या है? मेरे को U दिया है और V1 दिया है। चलिए अब देखते हैं, जरा एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं।
अच्छा ये फॉर्मूले में ना तुम इसको एक काम करो, कंफ्यूजन यहाँ पे VW1 माइनस VW2 कर लो, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा क्लियर रहेगा। प्लस माइनस मत लिखो, क्योंकि प्लस माइनस लिखोगे तो फिर तुमको याद रखना पड़ेगा कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, तो सीधा सीधा इसको ठीक कर लो, VW1 माइनस VW2 कर लो, VW1 माइनस VW2 कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। VW1 माइनस VW2 लिखे हो तो प्लस साइन कब आएगा, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब प्लस का साइन आएगा, दोनों सेम। क्या फॉर्मूला है, VW1 माइनस VW2, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बीच में साइन है माइनस का, करेक्ट है ना, तो माइनस ही करेंगे। लेकिन अगर मान लो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, VW1 माइनस माइनस VW2, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस की जगह सिर्फ माइनस अगर लिखोगे ना तो दैट वुड बी मोर क्लियर, राइट। चलिए VW क्या है वो छोड़ो यार, वर्ल वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी है क्या चीज है, कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। नहीं भैया, जेट वेलोसिटी तो है वो, जेट वेलोसिटी का ही तो कंपोनेंट निकाल रहे हैं अपन, जेट वेलोसिटी का ही तो कंपोनेंट निकाल रहे हैं। इधर देखो डायग्राम को ध्यान दो भाई, आ जाए जल्दी। हाँ इधर देखो, ये है U1। व्हाट इज U1, ब्लेड वेलोसिटी एट द इनलेट। पेल्टॉन व्हील के लिए इनलेट आउटलेट का कोई मतलब नहीं है, ब्लेड वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट दोनों जगह सेम है। तो ये मेरे को मिला डायरेक्शन ऑफ ब्लेड वेलोसिटी, और ये अपन पहला पिक्चर देखे थे कि ये आके टेंजेंशियली हिट कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनलेट पे ब्लेड वेलोसिटी और V1 के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि टेंजेंशियली हिट कर रहा है, तो जिधर ब्लेड जाएगा उसी डायरेक्शन में अपना ब्लेड एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी आया, राइट। तो ये आया मेरा U1 और ये है V1। दिस लाइन is V1 and this is U1, right? What is the value of VW1? इक्वल्स टू, समझ में आ रही है बात अंकित, देख बेटा U1 के डायरेक्शन में V1 का कंपोनेंट, तो U1 और V1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो U1 के डायरेक्शन में V1 का जो कंपोनेंट हुआ वो V1 के बराबर ही होगा। क्लियर हुआ ये, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ VW1। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VW2। अब VW2 क्या है, देखो यहां पे ब्लेड से ये स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट होती है वो टेंजेंशियल टू द, डायग्राम दिख रहा है, क्लियर आ रहा है, हाँ चाहिए, दिख रहा है यहां पे, देखो यहां पे आके आपने हिट किया V1 और अच्छा VR1 का डायरेक्शन क्या होगा, VR1 का सेम डायरेक्शन में जाएगा, करेक्ट है। देखो जब कोई फ्लूइड सरफेस को लीव करता है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ब्लेड के टेंजेंशियल होती है, उसे इसको नोट भी कर लो। एट द इनलेट, ये किसी भी टरबाइन के लिए वैलिड है, एट द इनलेट एब्सोल्यूट वेलोसिटी is tangential
to blade velocity. At outlet, relative velocity is tangential to blade velocity. ये किसी भी टरबाइन के लिए वैलिड है, नॉट ओनली पेल्टन टरबाइन. इनलेट पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू द, या इन द सेम डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका ब्लेड वेलोसिटी है. और आउटलेट पे जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी है, वो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होगा ब्लेड के. एम आई क्लियर? तो अब आप देखो, टेंजेंशियली यहां से जेट बाहर गया, ये मेरे को मिला VR2, करेक्ट है. ये जो एंगल आपको बीटा दिख रहा है, दिस बीटा इज नोन एज ब्लेड एंगल. इसको हम कहते हैं ब्लेड एंगल. क्या वैल्यू होगी इस ब्लेड एंगल की? अंदाजन 10 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री, हाँ 90 से तो ऊपर है. 160 to 170 डिग्री जो है वो मेरे को बीटा का वैल्यू मिलता है. यहाँ पे मैंने बीटा की जगह एक दूसरा टर्म ले लिया है, बी डैश. तो बी डैश क्या हुआ? व्हाट इज बी डैश? 180 माइनस बीटा. राइट बच्चों? चलिए, नाउ यू टेल मी द वैल्यू ऑफ VW2. इसका क्या वैल्यू आएगा VW2 का? You can calculate in terms of VR2. ये वैल्यू आई मेरे को देखो, ये चाहिए मेरे को VW2. दिस इज VW2 एंड VW2 इज व्हाट? VW2 अगर मेरे को निकालना है तो VR2 cos बीटा डैश, VR2 cos बीटा डैश माइनस U2. Is that clear? This is the direction of relative velocity. This is the direction of blade velocity. करेक्ट है. अब VW1 जब मैंने लिया था तो मैंने VW1 को कितना लिया था? प्लस लिया था, माइनस लिया था? अब ये बताओ VW2 को मैग्नीट्यूड तो निकल गया, प्लस लेना है माइनस लेना है? मेरे भाई VW1 जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है और VW2 VW2 जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है. एम आई क्लियर? तो VW1 और VW2 आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन. तो V1 को अगर मैंने पॉजिटिव लिया है तो इसको मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा. ये हो गया माइनस VR2 cos बीटा डैश माइनस U2. एम आई क्लियर? चलिए, तो अपन पावर निकाल लेते हैं. पावर का फॉर्मूला आया क्या था? रो Q U VW1 माइनस VW2. प्लस माइनस मत याद रखो, उसको सीधा माइनस याद रखो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लस माइनस याद कर रखने पे फिर तुमको डायरेक्शन अननेसेसरी का याद रखना पड़ेगा. माइनस इज सिंपल, है ना. VW1 क्या मिला था मेरे को? V1 मिला था. और VW2 क्या मिला था? माइनस
VR2 cos बीटा डैश माइनस U2 और U1 तो सेम है, तो माइनस U हो गया, इज इट क्लियर? सो आई गॉट P इज इक्वल्स टू रो Q U V1 माइनस, अच्छा व्हाट इज VR2? VR2 बाई VR1 इक्वल टू K। नहीं, K अपन कंसिडर कर रहे हैं, अभी तो डिराइव कर रहे हैं इसलिए हम लोग कंसिडर करेंगे। आगे जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो वहां पे K अगर दिया होगा तो लेंगे, नहीं दिया होगा तो 1 ले लेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे K टाइम्स क्या हो जाएगा, BR1 cos बीटा डैश माइनस U। व्हाट इज VR1? देखो डायग्राम देखो, व्हाट इज VR1? V1 माइनस U, U1 नहीं, U1 और U2 सेम है, तो VR1 मेरे को मिल गया V1 माइनस U। इज दैट क्लियर? चलिए, तो फिर मेरे को पावर का इक्वेशन क्या मिला, आई गॉट द इक्वेशन ऑफ पावर दैट इज क्या क्या क्या, अच्छा माइनस माइनस मैंने क्या किया था, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्लस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस मैंने यहाँ पे लगाया, माइनस ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये मैंने इसको यहाँ पे प्लस हो गया तो हाँ ठीक है, प्लस VR2 cos बीटा डैश माइनस U, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक 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 है। ठीक है, चलिए, तो VR1 मेरे को मिल गया V1 माइनस U, और अभी मेरे को आई गॉट द इक्वेशन फॉर P, राइट। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो क्या हो गया, रो Q U V1 प्लस K V1 माइनस U cos बीटा डैश माइनस U, और आई कैन राइट इट रो Q U V1 माइनस U प्लस K टाइम्स V1 माइनस U, राइट, cos बीटा डैश। सो द पावर इज, ये फाइनल पावर है, वही शार्प पावर ही तो फाइनल पावर होती है, ये पावर प्रोड्यूस बाय द वाटर है, हाँ ब्लेड या वाटर है, इसके बाद ट्रांसमिशन में पावर का नुकसान होगा। तो ये क्या मिला मेरे को, रो Q U V1 माइनस U जो है वो कॉमन आ गया, V1 माइनस U जो है वो कॉमन आ गया, अब बच क्या गया अंदर में, 1 प्लस K cos बीटा डैश। हाइड्रोलिक टरबाइन, सॉरी पेल्टन व्हील के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला याद करके भी काम आपका बन जाता है। ठीक है, चलिए राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, determine the ratio of V1 by U for maximum
for maximum blade efficiency. For maximum blade efficiency, write down a Pelton wheel 2.5 meter diameter, 2.5 meter diameter, operates under following condition. Under following condition: available head 300 मीटर, स्पीड 300 आरपीएम, n 300 आरपीएम, CV coefficient of velocity CV 0.98, K blade friction coefficient K 0.95, blade angle beta 165 degree, diameter of jet 20 centimeter, mechanical efficiency 0.95. Determine the power developed, hydraulic efficiency, and specific speed. फर्स्ट वाला क्या आंसर आ रहा? हाँ, देख लेते हैं. उसमें वो नहीं आया अभी, अब के कॉस बीटा का टर्म भी तो आएगा. गलत कर रहा हूँ, इधर देखो, कॉस बीटा का टर्म भी आएगा. हाँ, ब्लेड नहीं, वन क्यों मान लोगे? ब्लेड एफिशिएंसी मेरे को निकालनी है, दैट इज E3 बाई E2. तो E3 क्या हुआ? रो Q U V1 माइनस U 1 प्लस K cos बीटा डैश डिवाइडेड बाय 2 रो Q V1 स्क्वायर. तो रो Q से रो Q कैंसल आउट हो गया, राइट. मेरे को क्या मिल गया? एफिशिएंसी इक्वल्स टू 2 टाइम्स U बाई V1 इंटू V1 को मैं अंदर ले जा रहा हूँ ब्रैकेट में, तो 1 माइनस U बाई V1 इंटू 1 प्लस K cos बीटा डैश, राइट. लेट्स एज्यूम 1 प्लस K cos बीटा डैश 2 इंटू 1 प्लस K cos बीटा डैश एक कांस्टेंट है, तो इसको मैं C ले लेता हूँ, करेक्ट है. और U बाई V1 को मैं X ले लेता हूँ,
तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या मिल गया मेरे को, सी एक्स इंटू 1 - x, राइट। अच्छा हाँ, इसमें नहीं आएगा, कैंसिल सी के टर्म में आ रहा है ना, हाँ ठीक है, 1/2 ही आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आया, बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 - 2x इक्वल टू 0। हाँ करेक्ट है, ठीक है, नहीं आएगा टर्म। तो x कितना आ गया हमारा, 1 तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी जब u बाई सॉरी v1 बाई हाँ v1 बाई सॉरी u बाई v1 को अपन लिया था ना, u बाई v1 इक्वल्स टू x होगा, एंड दैट इज 1/2। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी मेरे को मिली c into x into 1 - x, so that is c into 1/2 into 1/2 यानी कि c बाई 4 यानी कि 1 प्लस cos बीटा डैश डिवाइडेड बाई 2, 1 plus k cos beta dash divided by 2 will be the maximum efficiency. Is that clear? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है, जो क्वेश्चन दिया था वो बन रहा है, बना लोगे, चलिए इसको ट्राई करके लाएंगे, फिर कल अपन डिस्कस करेंगे और दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है। यार देखो ये जो, अरे यार ये दूसरी वाली स्लाइड में है, ये जो 10-11 पॉइंट्स लिखा है इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। तो ये पॉइंट्स अपने को याद रखने के हैं, 10-11 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए थे। तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एफिशिएंसी कैसे याद रखेंगे, डायग्राम से आप इजीली एफिशिएंसी को याद रख सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं, सेम टाइम पे क्लास रहेगी 4:30 बजे, है ना।